हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के रिवीजन सीरीज में इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पाठ्यक्रम दोस्तों आपका पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ को लिए हैं उनको पीडीएफ भी दिया जा चुका है। अब आप चाहें दोस्तों तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पीडीएफ को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम लोग जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक को हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से करके चलते हैं तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ये वो होम द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई यानी कि मुंबई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि 1887 में बने, तथा जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी प्रथम ईसाई तथा विदेशी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो कि 1917 में बनी थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी जो कि 1925 में बनी थी। आगे बढ़िएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो आचार्य जेबी कृपलानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। ध्यान रखिएगा। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों आपका बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। नोट देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की। कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, किंतु इसका वास्तविक कारण राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में उभरते बंगाल को धार्मिक एवं क्षेत्रीय आधार पर बांटना था। आगे बढ़ेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई तो 20 जुलाई 1905, प्रभावी कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905। आगे बढ़ेंगे। इस दिन संपूर्ण बंगाल में विभाजन के विरोध में शोक मनाया गया तथा इसे काला दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। लाल बालपाल यानी कि क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल को कहा जाता है। ये उग्र विचारधारा के समर्थक थे। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल दो भागों में हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, में की गई। यह ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों के लिए बनी पहली राजनीतिक पार्टी थी, जिसकी स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में एक सम्मेलन के दौरान हुई। आगे बढ़िएगा। ब्रिटिश सरकार ने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई। ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे के एक सेंटेंस है कि कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन लगा के आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे A to Z
बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। 1911 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। ध्यान रखेंगे, इंटरलिंक करके दोस्तों सारे कंटेंट इसमें ऐड किए गए हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका लखनऊ समझौता, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। वर्ष 1916 के लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के दोनों दल पुनः एक हो गए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई। भारत में दो प्रमुख होम रूल लीग थीं, जिनकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तिलक ने अपनी लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगाम महाराष्ट्र में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने अपने लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग देखेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुई। स्थान था बेलगाम महाराष्ट्र। उद्देश्य था इसका भारत के लिए स्वशासन यानी होम रूल लीग की मांग करना। और प्रभाव क्षेत्र देखा जाए इसका दोस्तों, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार और मध्य प्रांत था। ध्यान रखेंगे हर फॉर्मेट से हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास किया था, जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एनी बेसेंट की होम रूल लीग देखिए, तो स्थापना इसकी हुई थी सितंबर 1916 में। स्थान था अडियार मद्रास। उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस यानी स्वशासन प्राप्त करना। विशेषता की बात की जाए दोस्तों, तो थियोसोफिस्टों और लेबराइट्स का वर्चस्व था। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट इन दोनों लीगों ने मिलकर भारत में स्वशासन के विचार को लोकप्रिय बनाया। तिलक ने अपने पत्र मराठा व केसरी तथा एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से गृह शासन का प्रचार किया। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1000 बार पूछा गया कंटेंट है। अगला पॉइंट 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, पेश की। इस घोषणा पत्र में प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और भारत में स्वशासी संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, आपका क्या आता है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाए। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य इन प्रतिबंधों को जारी रखना था। अगला पॉइंट इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया तथा इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यद्यपि यह अधिकांशतः शहरों तक सीमित रहा। अगला पॉइंट दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संभाली। गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, किंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता
सैफुद्दीन किसलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विशाल जनसभा आयोजित की गई। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा में गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों निहत्थे मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था तथा अंग्रेज सरकार ने बढ़ते जन असंतोष के कारण इस हत्याकांड की जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में ब्रिटिश सरकार को दी गई अपनी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को वापस लौटा दिया। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सेना के हाथों हुए इस क्रूर नरसंहार का विरोध किया, जिसमें 379 से अधिक निहत्थे लोग मारे गए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 से 1922 के दौरान चलाया गया एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना और तुर्की के खलीफा के पद की सुरक्षा की मांग करना था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के कारण देखिए दोस्तों आप लोग। पहला पॉइंट, तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियां। दूसरा पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन साम्राज्य को खत्म करने की योजना बनाई, जिसमें ब्रिटिश भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा इस्लाम के आध्यात्मिक प्रमुख के प्रति ब्रिटिश नीतियों से नाराज थे। खलीफा के पद की सुरक्षा, मुसलमानों ने ओटोमन खलीफा के पद को बसाना और तुर्की के मामले में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना अपना कर्तव्य समझा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन का उद्देश्य देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल कराना और उसे सुरक्षित रखना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करना था। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक व्यापक विरोध के रूप में देखा गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा और खिलाफत आंदोलन को अपने असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब इनके प्रमुख नेता कौन थे वो देखिए। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता की बात की जाए तो अली बंधु थे। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। अन्य नेता की बात की जाए तो हकीम अजमल खान थे, अबुल कलाम आजाद थे, हसरत मोहानी थे, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी का समर्थन देखा जाए तो महात्मा गांधी ने आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को मजबूत किया। समाप्ति की बात की जाए इस आंदोलन की, जब तुर्की में 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो गया और आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, विधानमंडलों का बहिष्कार और गांधी जी द्वारा अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की गई। आगे बढ़ेंगे। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का उद्देश्य प्रारंभ करने की योजना बनाई, परंतु इसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला पॉइंट, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और सरकार के प्रति असंतोष बढ़ाने के अपराध में
6 वर्ष कैद की सजा सुनाई। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1925 में विठल भाई का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वर्ष 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों आपका साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा हुई। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और अन्य सदस्यों में बात की जाए तो क्लेमेंट एटली थे, जॉर्ज लेन फॉक्स थे, डोनाल्ड हावर्ड थे, एडवर्ड कैडोगन थे, वर्नोन होटसोर्न थे और दोस्तों हैरी लेवी लॉसन थे। आयोग को भारतीय संवैधानिक सुधारों जो कि 1919 में हुआ था का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य के न होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। आगे बढ़िएगा। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बंबई यानी कि भारत पहुंचे तो इसके विरुद्ध एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। काले झंडे तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में इस कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से आता है दोस्तों आपका साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों। पहला पॉइंट, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर भारत सचिव लॉर्ड वोल्केनहेड ने भारत को संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकारते हुए वर्ष 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह 7 सदस्यीय समिति गठित हुई। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहेंगे। गुजरात स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। सरकार ने 30% लगान वृद्धि को वापस लिया तथा इसे 6.3 रहने दिया। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, वर्ष 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। 1000 बार पूछा गया कंटेंट है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया तथा यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, क्या आता है आपका दांडी यात्रा 1930 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, दांडी यात्रा आप कहें या दांडी मार्च या इसे दोस्तों नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ध्यान रखेंगे। यह सत्याग्रह नमक बनाने और बेचने से राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब आता है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। यहाँ से पॉइंट देखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रूपरेखा का निर्धारण करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने की। इसमें पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा प्रदान किया। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। आगे बढ़ेंगे।
अब आता है अगला पॉइंट दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब कंप्लीट करते हैं आप लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ। पॉइंट देखिएगा, यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1927 में महान सत्याग्रह का आयोजन किया। साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन पश्चात 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता संपन्न हुआ। इसे ही दोस्तों पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हुआ कब था? 26 सितंबर 1932 को। अगला पॉइंट, समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग हेतु दोस्तों आरक्षित की गई, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब आता है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ। पॉइंट देखिएगा, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप असफल सिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट देखिए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। ये दोनों ही नेता भारत की ओर से उन तीनों सम्मेलनों में मौजूद रहे जो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच आयोजित किए गए थे। शामिल हुए प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। सर तेज बहादुर सप्रू की बात की जाए तो एक उदारवादी नेता थे। गांधी जी की भागीदारी की जाए तो महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से दोस्तों एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में गए थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों। अब आता है देखिएगा पॉइंट हमारा क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। यहीं से क्रांतिकारी घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ। विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की जो बाद में अभिनव भारत में रूपांतरित हो गई। मुजफ्फरपुर कांड जो कि 1908 में हुआ में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस सबसे कम आयु के क्रांतिकारी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला पॉइंट है दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सांडस, जो की घटना लाहौर में हुई थी, कि 17 नवंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को अपनी आवाज सुनने पर विवश करना था। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य शेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग जो वर्ष 1937 का चुनाव हुआ था उसको भी कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, कौन कौन से, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा व मद्रास, स्पष्ट बहुमत के साथ और 3 अन्य, बंबई, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत व असम, कुछ का समर्थन पाकर अपनी सरकार बनाई। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी। सुपर कंटेंट यहाँ से निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनन थगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। देखिएगा क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान, स्वतंत्र भारत हेतु नए संविधान का निर्माण करना भारतीयों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़िएगा। अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करना था। युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन करना था। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श करना था और डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद में आता दोस्तों पाकिस्तान की मांग, जो कि 1940 में की गई। पॉइंट देखेगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में आया। ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 में पास किया गया। पॉइंट देखेगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर सभी दलों से भेंट के पश्चात कुछ प्रस्ताव किए गए, जैसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, संविधान का गठन, प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता एवं कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होते ही गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद आगा खा पैलेस में नजरबंद रखा गया। यह एक अति विशाल चरित्र का आंदोलन था। इसमें जनता के सभी वर्गों, युवा, महिला, किसान आदि सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई। किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि हुई। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ भी इस आंदोलन में शहीद हुई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना था। क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों वेबेल योजना, जिसे कि शिमला समझौता भी कहा जाता है। ये 1945 में पारित हुआ था। देखिएगा पॉइंट।
अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लेनानिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल भारत के वायसराय बने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से परामर्श के पश्चात भारतीय समस्या को दूर करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बेबेल योजना में कहा गया कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं, जिसे बेबेल ने अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आता है दोस्तों आपका सुपर पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। पॉइंट देखेगा, 15 फरवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, भारत भेजने का निश्चय किया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृति दी तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले से ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे। ये किसके दौरान किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के दौरान। माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी। पॉइंट देखिएगा, 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तथा 14 व 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा गवर्नर जनरल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना को बाल्कन योजना भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, जहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके अलावा दोस्तों जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के दौरान जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करें। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद व अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। उनके विचारों का संकलन, इनकी कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1883 में प्रकाशित हुई, देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, जो कि इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे।
डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। इन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, जहाँ पे दोस्तों भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी दोस्तों संस्थाएं थी, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके संस्थापक कौन थे, तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इन विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, इनका स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई एमजी रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है आपका, अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1907 में बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1905 में हुई डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई खाना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और भी दोस्तों इसमें कंटेंट ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।